नजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी के बीच बातचीत में विश्वास बढ़ाने पर जोर। सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बड़ा सवाल, मोदी के 3 दिवसीय चीन दौरे से कितने बदलेंगे रिश्ते। भारत और चीन के रिश्ते कितने बदलेंगे प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे से। पहला दिन जो कुछ भी हुआ आपने लगातार देखा है टेलीविजन पे, लेकिन जो मुख्य, जो सबसे अहम वो था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत में जो खास करके जिस पे जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में जो विश्वास की बहाली करने की आवश्यकता है उस पर जोर दिया गया। साथ ही साथ जो सीमा विवाद है या सीमा से जुड़े मुद्दे हैं, पीओके में जो चीन वहाँ पे कॉरिडोर बना रहा उसको लेके भी प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। साथ ही साथ कई अन्य, चाहे एनएसजी की बात हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, तमाम अहम मसले पे बातचीत हुई। बातचीत के बारे में जो कुछ ब्रीफ दिया गया वो कहा गया कि दोनों देशों के बीच में अच्छी बातचीत हुई है और दोनों देशों ने विश्वास बहाली और सीमा मुद्दे के अलावा भी कई मुद्दों पे, खास चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अन्य मसले हों भारत और चीन के बीच, और खास करके सामरिक दृष्टिकोण से उन तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई है। नेपाल में जो भूकंप हुआ, भूकंप में जो विनाशकारी जो स्थिति वहाँ पैदा हुई, उससे निपटने के लिए कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, उस तालमेल के बारे में भी इस शिखर वार्ता में बातचीत हुई। तो कई मुद्दों पे बातचीत हुई। हम समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे दौरे की सार्थकता कितनी है, क्या इससे निकल के आना है। कुल मिला के 3 दिवसीय दौरे को काफ़ी अहम, खुद प्रधानमंत्री ने कहा, यह मील का पत्थर साबित होगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के दत्ता है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर उनको आमंत्रित किया, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं, नेता है सीपीएम के, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ कि भारत और चीन के रिश्तों की जो शुरुआत होती है, जो तनाव आता है, जो मन में सवाल आता है, वो हमेशा आप जानते हैं वो 1962 के युद्ध ही पहला सवाल, पहले मन में सोच वही आती है। उसी सोच से हम या तो प्रभावित होते हैं या उसके आगे देखते हैं तमाम चीज़ों, तमाम रिश्तों को भी वहीं से देखते हैं। इस दौरे को, 3 दिवसीय दौरे को एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप कैसे देखते हैं? मुझे 20 अक्टूबर 1962 बहुत अच्छी तरह याद आता है, क्योंकि मैं उस लड़ाई में खुद शामिल था और मुझे फख्र है कि मैं अपने देश के लिए चीन के खिलाफ लड़ रहा था। यह अनअनाउंस्ड वार थी हिंदुस्तान के ऊपर, और यहाँ तक कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कोई खौफ नहीं था कि ऐसा कोई वार चीन हमारे खिलाफ कर सकता है, जबकि नेहरू जी की, चो इन लाई की बहुत काफ़ी अच्छी घनिष्ठता थी। खैर, उसको हम अलग रखते हुए हम ये देखते हैं कि तब से लेकर के आज तक, पिछली बार जब वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, उस वक़्त भी जब बातचीत हो रही थी हमारे देश के प्रधानमंत्री से और चीन के जो सबसे उच्च नेता हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उस वक़्त भी इंट्रूजन चीन की तरफ से हो रहा था। और जो सबसे मुख्य बात उसमें है वो ये है कि उस वक़्त हमारे देश ने, प्राइम मिनिस्टर ने और रक्षा के जो हमारे रिस्पांसिबल लोग हैं, 3 बटालियन मूव किया था उस इनकर्जन को रोकने के लिए। यह पहली बार हुआ था। तो मैं ये समझता हूं कि जो चीन की पॉलिसी है भारत के खिलाफ, अभी हमारे प्रधानमंत्री के जाने के पहले वहाँ की जो स्टेट ओन्ड जो उनकी मीडिया है वो ये कहने लगी कि मोदी जी को नीफा में नहीं जाना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो एक चीन की बहुत ही स्टिक एंड कैरेट, हॉट एंड कोल्ड, ब्राउ बीटिंग, बुलिंग, इनकर्जन्स और फौज को आगे भेजना, और ये जो कन्फ्रंटेशन कभी कभी अच्छी बातें करना और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, और जो बातचीत हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीन के नेताओं के बीच में होगी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज चीन का जो एक सामरिक अस्तित्व है वो हमारे से बेहतर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएलए की स्ट्रेंथ 22,85,000 है।
उनके जो ग्राउंड फोर्सेस तकरीबन 16 लाख हैं, उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो हमसे कहीं 2.5 गुना ज़्यादा है, और जो उनके वारशिप्स हैं वो भी हमसे ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 1066 हैं, जबकि हमारे पास 629 हैं। वहाँ पर जो सबमरीन्स हैं 67 हैं, हमारे पास 15 हैं। वारशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वहाँ पर उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ जो हमारा उनका कन्फ्रंटेशन है, हमारा उनका जो आमने सामने का जो मुकाबला है वो माउंटेनस ट्रेन में है। फिर भी उनके यहाँ 9150 टैंक्स हैं और हमारे यहाँ 6464 टैंक्स हैं। तो ये जो असिमेट्री है, ये असिमेट्री भी अपने माने रखती है। और इस असिमेट्री में जो सबसे ज्यादा माने रखता है वो जो उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हमारे बॉर्डर पर। हम कई दिन चल के हमारे जो पूरे बॉर्डर पर जहां पर हमारी बीएसएफ डिप्लॉयड है, जो आप इंकर्जन में देखते हैं, इंट्रूजन में देखते हैं, वहां पर भी कोई रोड्स नहीं है आज तक। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, ठीक है, हम कैसे अपने कंटेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरह समझते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ों को आपने बताया हमें। हम आपके पास लौट के आएंगे, क्योंकि एक अहम सवाल ये भी है कि डिस्पाइट दैट जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से चीन के आपने अस्तित्व को, उनके जो शक्ति है उसको आपने आकलन करके बताया, इसके बावजूद भी 1962 के बाद एक भी फायरिंग बॉर्डर पे नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है। अमूमन फायरिंग आते हैं, इनकर्शंस हुए हैं, आए हैं, चले गए हैं, लौट गए हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी नीति को जो आपने उजागर किया, चिन्हित किया, बताया, तमाम चीज़ों, जाहिर है प्रधानमंत्री के जहन में ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन क्या उससे आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं अब समय है, और ये नीति, भारत की नीति जो चीन के प्रति है, उसमें जो कुछ इस वक्त दिखाई दे रहा है, लगता है कि यहां से हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही देखिए, जहां तक सवाल आपका प्रश्न है कि कोई फायरिंग, एक गोली भी नहीं चली है, मैं आपको कोल्ड वार की बात बताना चाहता हूं। यूएस और यूएसएसआर में, जब यूएसएसआर था तो कोई एक गोली भी नहीं चली थी। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या कि यूएसएसआर का जो एक्सपेंडिचर था, जब उनको अफगानिस्तान में आना पड़ा और अफगानिस्तान में जो उनको फेस करना पड़ा, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोई गोली नहीं चली। लेकिन हुआ क्या, यूएसएसआर का विघटन हो गया। जो आज हम पाकिस्तान और चीन दोनों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह बात आती है, और बहुत आवश्यक है आना, कि इन दोनों की आपस में कितनी साठगांठ है, ये दोनों आपस में कितने मिले हुए हैं। और यहां तक कि जो ग्वादर पोर्ट है, जिस पर चीन डायरेक्ट इतनी बड़ी अच्छी सड़क बना लिए है, इनका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट जो लिंक है, और दोनों में वो कहते हैं कि हमारा यंगर ब्रदर है, वो कहते हैं हमारा एल्डर ब्रदर है, वो कहते हैं हम दोनों ब्रदर हैं, और उनका आपस में सामरिक एक जो गठबंधन है, उन सबको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि चाहे गोली चली हो या न चली हो, भारत को जो एक जो बहुत बड़ा एक रिस्पांसिबिलिटी होती है प्रिपरेशन की, वो बहुत बड़ी है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि $38 बिलियन हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। आप ये कह सकते हैं कि भाई अमेरिका का तो 423 बिलियन डॉलर है। इस पे मैं लौट के आता हूं। हमारे साथ और भी प्रोफेसर दत्ता, काफी चीज उन्होंने चिन्हित किया, और प्रधानमंत्री के इस दौरे से खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, आज भी हम बात कर रहे हैं कि दोनों देश के बीच में जो विश्वास बढ़ाने पे जोर दिया गया है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके साथ हम तमाम बातों पे चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो ब्रिगेडियर साहब की चिंताएं हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो यहाँ से कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है आपको? कंसर्न्स केवल ब्रिगेडियर साहब की नहीं है, कंसर्न्स हर भारतीय के हैं। और चीन के साथ भारत का जो रिश्ता रहा है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही पेचीदा रहा है। कभी अगर बहुत ही मधुर और मिलनसार रहा है तो कभी तनाव भी रहा है। और हमारे देश के इतिहास, राजनीतिक इतिहास चीन के साथ इसी तरह का रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में बहुत ही पुराना है और काफ़ी हज़ारों साल से रहा है। पर हाँ, पॉलिटिकल रिश्ते भारत और चीन के बीच में उतना मधुर नहीं रहा है जैसे हमारे पास्ट दर्शाती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। और आगे की रणनीति पे प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकल
कितना हो और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक इक्वेशन किस तरह का हो और जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कि भारत की पोजीशनिंग किस हिसाब से हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कुछ एंगल्स उठाए हैं जो सीधे सीधे विदेश नीति और आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ एंगल्स है, उन पे पहले प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जहाँ बात आती है स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशन की, मैं समझता हूँ कि माओ जेडुंग के डॉक्ट्रिन को अगर आप उठा के देख लेंगे, जब रेड आर्मी ने जब पूरा कब्जा कर लिया था चीन पे 1948-49 के रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं पे एक सोच आई चीन के लीडरशिप के बीच में, जिस पे लगा कि एशिया प्रशांत में अगर चीन की दबदबा अगर बनाना है और चीन को अगर महत्वपूर्ण स्थान अगर दिलवाना है, उस पर सबसे बड़ा जो कांटा है वो कहीं ना कहीं पे भारत है। और भारत को अपने जगह पे रखने के लिए एक भारत को चारों तरफ से समुद्री तरफ से और पहाड़ की जमीनी तरफ से घेरना बहुत आवश्यक है। इसीलिए चीन ने डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो थ्योरी है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी अपनाया। सबसे पहले उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में कौन सा देश रहा? सबसे पहले रहा 1948 में बर्मा, जब उस समय ऊनू बर्मा के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी के मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस के चलते बर्मा हमारे देश के उससे स्ट्रेटेजिक इक्वेशन से बाहर चला गया था। ऊनू पहले भारत आए थे स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक कॉन्फेडरेशन की बात उन्होंने किया था, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉन्फेडरेशन की म्यांमार और भारत के बीच में, उसको भारत सरकार ने ठुकराया था, फौरन वो चीन गए थे। तो इस तरह से अलग अलग देशों को चीन ने कहीं ना कहीं पे भारत के अपनी जो चीन की सामरिक जो रणनीति रही है या नीति रही है कि भारत को घेरते रहा है चीन चारों तरफ। आज भी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उससे पहले चीनी मीडिया, सरकारी मीडिया के द्वारा जो कुछ कहा गया कि अरुणाचल ना जाए या जो कुछ सलाह जो उसमें छपे कि वो जो है कहीं ना कहीं एक जैसे उन्होंने कहा है कि एक मोदी की जो नीति है वो एक उसको लेके चीन के मीडिया में काफी उस पर हमला हुआ है। जी सुनील चोपड़ा जी, बहुत कम शब्दों में पहले, क्योंकि हमें कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आपसे जो कंसर्न्स हैं चारों तरफ से चीन के साथ आपके संबंध कैसे हो? तो चीन जिस तरह से आज जो कुछ भी रणनीतिक या नीति चीन की भारत की तरफ से है, भारत की कोई नीति नहीं है चीन की तरफ, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हम दूसरे को क्या कह रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एरिया में ना बनाएं तो हम दूसरे को तो गाली नहीं दे सकते कि वो विकास कर रहे हैं। ये विकास की जो लाइन है, ये दोनों मोदी ने और डेंग सियाओपिंग ने, दोनों ने ली थी। तो हमें क्या चिंता है? हम विकास की बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। उसके साथ साथ यूनो यहां आते हैं पहले, तो हम बॉदर नहीं करते, वो चीन चले जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, जब ये इनकर्शंस भी हुए हैं, हिंदुस्तान की फौज ने कहा है कि ये एरिया कोई डिमार्केटेड नहीं है प्रॉपर्ली, तो इसमें कोई इनकर्शन का हम पक्का कह नहीं सकते है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है, जब आप ही अपने घर को उबड़ खाबड़ रख रहे हैं तो दूसरे को गालियां देने से क्या होगा? जो आदमी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं उठा सकता, उसकी हर वक्त आदत होती है पड़ोसी को गाली देना। और मेरा यह कहना है, चीन हमारा सबसे मजबूत पड़ोसी है, हमारा सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर है। और जब हम आंकड़े भी देखेंगे तो ये आंकड़े इतने खराब नहीं हैं। मैं देखता हूं कि हमारे जो न्यूक्लियर एलिमेंट भी आ रहा है, चाइना से आ रहा है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने ट्रेड, कल्चर, एंशंट हमारे जो रिश्ते हैं, सिल्क रूट, ये सब चीजों की बात सोचनी चाहिए। अपना घर मजबूत करना तो अपना काम होता है, मैं दूसरे को कह के क्या अपना घर मजबूत करूंगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय चीन दौरे को लेकर कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई उसमें आपसी विश्वास को बढ़ाने पे जोर दिया गया है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको और ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए और एक दूसरे के प्रति आपसी जो विश्वास है उस पर उसको बढ़ाने के बात की गई। इसके साथ साथ जो बातचीत हुई उसमें सीमा विवाद समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पे बातचीत हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ नए मेहमान हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिखाएं, प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे बिल्कुल एक टिप्पणी चाहेंगे कि जो कुछ आज हुआ है चीन में उसको लेके। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना ये बीड़ा उठाया है चीन के साथ में तालमेल करने का, एक बहुत अपनी तरफ से बहुत जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं। वो उनको पता है कि हमारे साथ डिफरेंसेस हैं, चाइना के हमारे साथ मिलिट्री डिफरेंसेस हैं, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पर वो चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके चीन के साथ तिजारत में, क्योंकि सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। तो उसके साथ में कई चीजें हैं जो उन्होंने कहा कि हम उसका फायदा उठाएंगे। एंड वो इस सोच के साथ चल रहे हैं कि जब आप तिजारत करके आपस में क्लोज आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग करने का माहौल बनता है। उनको पता है कि चीन के पास में जो मुद्दे हैं वो बड़ा उसके ऊपर बहुत सोच विचार चीन कर चुका है और चीन नहीं उसका पीछे हटेगा। तो उसको उनकी भावनाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ठीक है, हम चाइना के और मेंटली क्लोज आएंगे, इकोनॉमिकली क्लोज आएंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट बनेगा वो अलग बनेगा। और तो इसलिए जो उन्होंने कल्चरल एंगल से, एजुकेशनल एंगल से और बाकी जो कल्चरल एक्टिविटी से जो चीजें कनेक्टेड चीजें उनके साथ ध्यान देते हुए उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। और मेरे ख्याल में ये जो उसके बाद में मेन मुद्दे भी उठेंगे और मिलिट्री एंगल से भी बात होगी, वो जरूर होगी, वो उसको भी प्रधानमंत्री उठाएंगे। मेरे तरफ से मेरे ख्याल से ये जो 3 विजिट्स आ रही हैं मोदी साहब की, चाइना की, साउथ कोरिया की और मंगोलिया की, ये अपने आप में एक माइलस्टोन होगा हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री में। जी, जो इसका असल प्रायोरिटीज अगर वाइज हम देखें फोकस देखें भारत के तरफ से, किन चीज़ों पे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है उनसे जो उनको उन्होंने बताया, जो पीओके में चाइनीज कॉरिडोर का मसला हो, चाहे नेपाल में जो राहत काम को लेके उससे बातचीत हुई है, या आतंकवाद जो घटनाएं हो रही है खास करके पाकिस्तान में जो घटनाएं उसको लेके भी चर्चा, उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई है। और अगर हम देखें एक जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं जेस्चर्स, उसमें देखें तो जो एक तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गुजरात बुलाए थे, फिर जब वो गए तो वहाँ पे वो उनके शहर में गए हैं, वो भी प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री के साथ हैं और कोई पहला डिग्नेटरी ऐसा है, तो कुछ एक संकेत होते हैं बॉडी लैंग्वेज, देयर आर इंडिकेशंस। उस इंडिकेशंस की तरफ अगर हम देखें और चीनी मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पे हमला, आप अरुणाचल ना जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत साफ है जो बात कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब, कह रहे थे कि चाइनीज जो पॉलिसी है स्टिक एंड कैरेट की, हॉट एंड कोल्ड की, ये जो स्थिति है, तो इसमें और अगर हम 2 चीज को देखें, एक तरफ भारत का सीमा विवाद और दूसरा तरफ ट्रेड डेफिसिट भी जो है, जो बैलेंस है वो टिल्टेड इन फेवर ऑफ चाइना है। तो ऐसी स्थिति से क्या निपटने के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें, या जो कुछ किया जा रहा है उसमें हम कितना आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते, या कितना आगे तक बढ़ सकते हैं, सवाल ये है। मैं समझता हूं कि जहां आगे बढ़ने की बात आती है, केवल एक विजिट से मधुर रिश्ते नहीं बन जाते हैं और एक विजिट से मधुर रिश्ते खराब भी नहीं हो जाते हैं। ये एक अनफोल्डिंग सिनारियो होता है और लगातार ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, तब जाके दोनों देशों के बीच में जो विदेश नीति के और आर्थिक नीति के जो चीज़ें हैं वो सुधर सकता है और एक मधुर इक्वेशन बन सकता है। स्ट्रेटेजिकली आपने कहा है कि चीन का जो मतलब आयरन एंड कैरेट वाला जो पॉलिसी है और भारत को जो टेंडेंसी है घेरने का चारों तरफ से भौगोलिक दृष्टिकोण से, मैं समझता हूं कि भारत ने भी उस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और कहीं ना कहीं पे भारत भी वी आर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी क्लियर वे एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग इन अ गुड वे। लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर लुक इससे आगे जो आप सोच हो रहा है कि लुक टुवर्ड्स पैसिफिक,
ये एक कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा यू टर्न है भारत के विदेश नीति में। इसके साथ साथ ईरान के माध्यम से जो ईरान के जो पोर्ट को जिस हिसाब से भारत डेवलप कर रही है और उसके थ्रू जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी की जो बात चल रही है भारत का, वो भी कहीं ना कहीं पे उसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक दूसरा रूपरेखा है। और इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे प्रधानमंत्री का जब जापान के दौरा जब हुआ था और उससे पहले जब जापान के प्रधानमंत्री बहुत साल पहले जब आए थे भारत में, उन्होंने एक वाइडर एशिया का कॉन्सेप्ट के बारे में कहा था अबे ने, और उसी चीज को जापान विजिट के दौरान भी बढ़ाया गया है। मालाबार एक्सरसाइज उसी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है और आज ये भी बात चल रही है कि और बहुत सारे देशों को उस पर जोड़ा जाए, उस नेवल एक्सरसाइज पे। ऑस्ट्रेलिया शामिल हुई है इन द पास्ट, न्यूजीलैंड रहा है, अमेरिका तो है ही, जापान भी रहा है और आगे जाके शायद जापान बन सकती है। तो कहीं ना कहीं पे चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत को अब पहले जैसा धुतकार के या फिर भारत को पहले जैसा आइसोलेशन में फटकार के चीन चीजें नहीं कर सकती है। अरुणाचल की जहां बात आती है, अरुणाचल भारत के एक इंटरनल टेरिटरी है और भारत का एक अभिन्न अंग है और इस पे कोई किसी तरह की प्रश्न नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी तरह की बातचीत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर जो उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं पे ये एक सीधा सीधा एक मैसेज है चीन के लिए कि हमारे लिए भी जो सेंसिटिव इश्यूज है उसका भी आप कदर कीजिए, तभी हम आपके भी सेंसिटिव इश्यूज का कदर करेंगे। अरुणाचल पे किसी तरह की निगोशिएशन नहीं हो सकती है और ना कभी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है कि जो इंडियन लीडरशिप को कहना चाहिए कि आप अगर अरुणाचल को लेके और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके आप अगर जरूरत से ज्यादा अगर चूचा करेंगे तो जिंगजियांग और तिब्बत जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उसको भी हम लोग दोबारा उस पर पुनः सोच कर सकते हैं और उसको भी हम लोग मान्यता देने से इनकार कर सकते हैं। ये मैसेज अगर पहुंच जाता है चीन के पास कि तिब्बत हमारे लिए डिस्प्यूटेड है, जिंगजियांग हमारे लिए डिस्प्यूटेड है, हम लोग नहीं मानते हैं कि चीन का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज चीन को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और मुझे लगता है कि वहीं से फिर निगोशिएशन कहीं ना कहीं पे हो सकता है। एक जो सबसे अहम हिस्सा है इस दौरे से, जो लोग तमाम जो भारत के भी विशेषज्ञ हैं, वो भी जो रणनीतिक सामरिक दृष्टिकोण से विशेषज्ञ हैं, वो भी तमाम लोग देख रहे हैं कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब तक 18 बार सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हो चुकी है और ठीक है, वो विवाद सुलझता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक रणनीतिक उसके लिए लक्ष्य बनाना होगा। तो क्या अगर विवाद सुलझाने के तरफ एक रणनीतिक लक्ष्य बना करके उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर या कुछ उसके लिए कंपोजिट ऐसी एक बातचीत के लिए रास्ता खोलने का प्रयास यहाँ से चोपड़ा साहब आप देख रहे हैं कि यहाँ से वो चीजें होते हुए नजर आ रही है? ऑफ कोर्स होते हुए। चाइना के पास 17 विवाद थे और देशों के साथ, 15 वो हल कर चुके हैं। उनमें से कई विवाद थे जहां उन्होंने टेरिटरी तक दी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इंडिया के साथ बांग्लादेश को इंडिया के साथ अभी तक उस पे मेरा ये कहना है कि इंडिया के साथ भी चाइना अग्रीड कि आपका एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम हम मान लेंगे, दैट इज ऑलरेडी अ स्टेप बैक। तो मेरा ये कहना है चाइना's relations in terms of these issues सुलझाना एक दौरे में या दो दौरे में संभव नहीं है, ये तो 3 दिन में तो संभव नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक रणनीतिक लक्ष्य बना के आगे रखना कि ये है हमारी स्ट्रेटजी, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो लक्ष्य बनेगा। उस पे मैं आता हूं, वो अलग हमारा ये कहना है जब आपकी रोटी रोजी इस पे जुड़ी हुई होगी तो आहिस्ता आहिस्ता, और आपका ये जो बॉर्डर है ये पीसफुल बॉर्डर है, तो आपको क्या परेशानी है इंप्रूव करने की? पीसफुल बॉर्डर नहीं है, सिर्फ पीसफुल बॉर्डर है नहीं, पीसफुल नहीं, लगातार तनाव रहता है। ये बात अलग है कि वहां संघर्ष उस तरह के गोलीबारी या वो नहीं जो है, पाकिस्तान के साथ आपका हो रहा है वो नहीं है, चलिए हो रहा है श्रीलंका के साथ वो नहीं है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से सिक्किम हमारा हिस्सा है उसी तरह से तिब्बत और सिंकियांग चाइना का हिस्सा है। They are not occupied territories. Of course they are occupied. They are not occupied. They are occupied territories. History has shown that. No, I am not taking the American line. Not at all. Xinjiang was East Turkmenistan till Second World War. Xinjiang East Turkmenistan रहा है Second World War तक, और तिब्बत occupied territory है। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, हर कोई नहीं जानता, पूरा दुनिया जानती है। दुनिया अमेरिका जबरन कब्जा हुआ है तिब्बत में, जिंजियांग के मंचूरिया पे
जबरन कब्जा किया गया है। इनर मंगोलिया पे चीन ने जबरन कब्जा किया है। इतिहास जानता है, इतिहास जानता है। आप तो बोलेंगे ही ये बात, आप तो बोलेंगे ही ये बात, क्योंकि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी तो वहीं से जुड़ा हुआ है, फंडिंग तो वहीं से मिलते हैं, फंडिंग तो आपको वहीं से मिलती है। When Beijing shows the thing, then only you चोपड़ा साहब, India does not recognize हमारे साथ और भी मेहमान है, बख्शी साहब भी और ब्रिगेडियर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब पहले कुछ करना, बख्शी साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अब ये जो आप सब डिस्कस कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। यस, कि चाइना की ये टेरिटरी है। अब डिबेट करना कि तिब्बत है कि नहीं है, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। हमें तो ये देखना है चाइना भारत के बारे में क्या सोचता है। चाइना भारत के बारे में ये सोचता है और क्या करता है, और क्या करता है। और ये कह रहा है कि भारत इस समय प्रेशर में है, भारत इस समय इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहता है, पर उनको यह भी पता है कि भारत की पॉलिटिकल विल इतनी तगड़ी नहीं है कि वह मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के ऊपर आएगा। अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे आएगा, उनको यह भी पता है, भारत को अपनी वीकनेस पता है, और जब अरुणाचल की बात आएगी फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए इस समय भारत को जितना डिबेट करके टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं करें, और अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको स्टार्ट करते रहें। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आपकी पूरी की पूरी जो तवांग से लेकर लद्दाख तक जितना भी टेरिटरी पड़ी है, अभी भी सिर्फ 5% डेवलपमेंट हुई है। आपकी पानागढ़ में स्ट्राइक कोर बैठी हुई है, वो लद्दाख तक नहीं पहुंच सकती। आप इस समय चाइना की कन्फ्रंटेशन नहीं करने की पोजीशन में हैं, चाहे हमारे भारत के जवानों की हिम्मत बुलंद क्यों ना हो। हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, और हमारे को ध्यान इधर देना पड़ेगा। हमें इस डिबेट पे नहीं पढ़ना पड़ेगा कि सिक्किम को वो क्या सोचेगा, उसको क्या सोचेगा। वो तो उनके पास कार्ड है, हमारे लिए जरूरी है कि और उनके साथ की पॉलिसी लेके चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब कुछ कह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि चाहे फायान या वेंसांग ये सब कुछ हुए हो, लेकिन ट्रेड भी अच्छे हो या कल्चर भी अच्छा हो, सिल्क रूट भी हो, और तमाम संबंध बेहतर तमाम फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे फैक्टर, अगर हम ये भी मान लें कि हमारा सबसे मजबूत पड़ोसी है, तो यह कोई चीज वन साइडेड नहीं होती है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल बात बताना चाहता हूं। 1 सितंबर 1939 पर जब पोलैंड पर अटैक हुआ था जर्मनी का, तो जर्मनी वॉज गुड नेबर ऑफ एवरी अदर नेशन, पूरे यूरोप के। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि बाकी सब चीजों को उन्होंने ताक पर रखा और अटैक कर दिया, और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। एक बात और, चीन का 1949 से लेकर के आज तक, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1962 तक भारतवर्ष के लीडरशिप ने जितना उनको एकोमोडेट किया है, जितना उनके लिए काम किया है, जितना उनको सपोर्ट किया है, 20 अक्टूबर 1962 तक किसी देश ने अपने पड़ोसी के लिए नहीं किया। उसके बावजूद हुआ क्या, हिंदुस्तान पर अटैक हुआ। जितने, मैं 1964 में मैं नागालैंड में था, वहां पर जितने ग्रुप्स थे वो चीन में जाते थे, वहां से आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई होती थी, इंडोक्ट्रिनेशन होता था, और उनको मटेरियल हेल्प मिलता था। टेररिज्म आज भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली चीन से कनेक्टेड है, और जो उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसी है वो एक है। पहली बात, एशिया में भारतवर्ष को कभी भी आगे मत बढ़ने दो, जितना डिस्टेबलाइज कर सकते हो उतना करो, एक बात। दूसरी बात, ट्रेड बैलेंसेस को इस तरीके से बिगाड़ो और इस तरीके से उसको खराब रखो कि हमारे जो ट्रेड अनफेवरेबल बैलेंसेस हैं वो बढ़ते जाएं। 2001 में $1 बिलियन हमारा था ट्रेड बैलेंस, आज वो $38 बिलियन है। तो यह पॉलिसी के तहत, और जबकि हम एक चीज और देखते हैं कि स्माइल एंड ग्राउल उनकी पॉलिसी है, और उनकी पॉलिसी है प्रमोट अदर कॉम्पिटिटर्स, अदर पीपल अगेंस्ट इंडिया। जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका में उन्होंने क्या करना शुरू किया जब राजपक्षे की गवर्नमेंट थी। मैं खुद गाल फेस में गया अभी कुछ दिन हुए, मैंने देखा कि वहां पर उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर पोर्ट के लिए क्या है, ग्वादर में क्या है। तो मैं नहीं समझता हूं कि बड़ा बेनेवोलेंट नेबर है चीन हमारा, और हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हमको दो काम करना पड़ेगा, एक जो कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डिप्लोमेटिक हमारे अलायंसेस हैं, और लाइक माइंडेड नेशंस के साथ हमारा रिश्ता है, और उसी के साथ साथ हमको तैयार रहना पड़ेगा ग्राउंड पर
सी पर और एयर पर कि हम सशक्त रहें और हमको 1962 हमारे खिलाफ न रिपीट हो, ये हमको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और हम गुडविल पर कभी नहीं काम ब्रिगेडियर साहब, गुडविल नहीं है जी, मैं उसी के लिए ये सवाल स्वाभाविक होता है जब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पे हैं, तो एक जो सबसे अहम मसला है जिसके कारण ये स्थिति पैदा 62 में हुई थी या आगे हो, वो है सीमा विवाद। और सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई एक या तो स्ट्रक्चर्ड बातचीत या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाया जाए जिससे कि उस बातचीत को, उस सीमा विवाद के लक्ष्य को हम सुलझा सके। हमारे साथ चोपड़ा साहब थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने 15 में से 13 उन्होंने विवाद सुलझा लिए, लेकिन भारत के साथ 17 में से 15, लेकिन भारत के साथ वो विवाद नहीं सुलझाना चाहते हैं। वो जो मुल्क है, भारत जो मुल्क है, भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, भारत का जो बाजार है, भारत की जो स्थिति है, वो उन मुल्कों के साथ से अलग है, भिन्न है। और चीन का जो अब तक जो रवैया रहा है भारत के प्रति, जब प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, हालांकि उसमें काफी सारे ऐसे संकेत, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति दे रहे हों, चाहे चीन की तरफ से, लेकिन जो बातचीत का एजेंडा है, जो एजेंडा में जो सबसे अहम है वो है सीमा विवाद। इसमें कोई शायद दो राय हमारे पैनल पे शायद नहीं है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए की एक प्राथमिकता है होगी। 3 दिन की विजिट सीमा विवाद कहां सुलझाएगी? नहीं, विवाद नहीं सुलझेगा, लेकिन विवाद सुलझाने के दिशा में आप क्या, किस तरह के लक्ष्य को? विवाद सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप 2 चीजें कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर टॉकिंग पावर विद देम। 3 दिन में आप बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या बात आप करेंगे? आप भी मुक्त हैं, वो भी मुक्त हैं। आप देखिए कि डिप्लोमेटिकली व्हाट यू विल अचीव। दूसरी चीज है, हमारा इंटरेस्ट ट्रेड है। जितना हम कह रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जहां पर 12-13 में 13.5 मिलियन डॉलर से अब वो 14.8 मिलियन डॉलर हो गए, इंप्रूवमेंट हुआ है। जहां पर हमारे इंपोर्ट्स थे वो 1 मिलियन डॉलर से कम हुआ है, तो इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट गैप इज स्लोली कमिंग towards each other. मैं अभी ट्रेड गैप पे व्यापार असंतुलन जो है, चोपड़ा साहब, and we are talking of nuclear power. China is giving you material, and you have got more than $9 million of nuclear stuff coming and going. ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर चाइना हमको न्यूक्लियर कोई कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जिस देश के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं फुल फ्लेज्ड, और उन चारों में मैं था, उस देश को जो ट्रिगर मैकेनिज्म है, उस देश को न्यूक्लियर वेपन और डिलीवरी सिस्टम के लिए जो हमारे खिलाफ देश है पाकिस्तान, उसको चीन ने क्या क्या दिया है, आज क्या क्या दे रहा है और आगे क्या क्या देगा। यह तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, पड़ोसी है, उसको चीन हमेशा उसकाता रहता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि मुझे यह लगता है कि 2 ही चीज हमको करना चाहिए। एक, अपने को सशक्त रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट किसी भी कंट्री के साथ अगर आप कमजोर हैं तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बराबरी पर हैं तो उम्मीद है, अगर आप मजबूत हैं अभी आप बराबरी तो पे नहीं हो सकता है जी, और अभी आप बराबरी पे नहीं है। बख्शी साहब, उनका सहयोग ले लीजिए बराबरी पे आने के लिए। इस रिलेशनशिप में एक चीज याद रखें, ट्रेड अपनी जगह है। जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ था अमेरिका का, जापान का अमेरिका के ऊपर, उस समय उनकी ट्रेड, जो 3 ट्रेड डेलीगेशन बैठी हुई थी अमेरिका में, उनका एम्बेसडर कोशिश कर रहा था उनके प्रेसिडेंट से बात करने की, और तब पर्ल हार्बर अटैक हुआ है। तो ये मत सोच के चली कि ट्रेड से बात सुलझ जाएगी। जब तक, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि जब तक हमारी मिलिट्री मसल उनका बराबरी करने लायक नहीं होगी, चाइना का एटीट्यूड नहीं चेंज होगा। अभी चाइना सिर्फ यह सोच रहा है कि भारत हमें प्लीज करने की कोशिश कर रहा है, शायद इसी बात में भारत मान जाए हमारी चीजें। चाइना यह सोच के चल रहा है, चाइना को पता है कि हमारी पॉलिटिकल विल इतनी कमजोर है, और बेसिकली हम डरते हैं लड़ाई से। यह प्रॉब्लम है जो है चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है, जो चाइना बड़ी सही ढंग से समझता है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल पावर है देश की, उसको चाइना बखूबी जानता है कि भारत की बिल्कुल बखूबी जानता है, और उसी का फायदा और उसका फायदा उठा रहा है कि बिना लड़ाई करे हमारा शायद काम निकल जाए भारत के साथ में। ये थोड़ा ट्रेड की बात है और ये करेगा, और भारत भी ये सोच रहा है कि मैं शायद चाइना को खुश कर दूंगा ये ट्रेड की बात करते वक्त। ये नहीं होगा। जहां तक ट्रेड का सवाल है, ये मानी हुई बात है कि जब तक
चाइना में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारियत रहेगी, तब तक चाइना किसी भी कंट्री को वो डंप कर सकता है, अपना गुड अपने कास्ट से कम करके डंप कर सकता है, और ट्रेड इम्बैलेंसेस वो क्रिएट करेगा। आज के दिन में चाइना की जो इकॉनमी है और चाइना के जो परचेजेस हैं डॉलर्स के, वो इतने घातक हो गए हैं कि अमेरिका के इंटरनल जो उनके इंटरनल फिस्कल पॉलिसी है उस पर असर हो रहे हैं। तो ये हम मान के चलें कि चीन बेनिवोलेंट हो जाएगा, हमारा ट्रेड प्रमोट करेगा, हमारे यहाँ के कल्चरल ट्रूप वहां जाएंगे, उनके यहाँ के एथलीट्स हमारे यहाँ आएंगे और रिलेशनशिप सुधर जाएगी। ये 1949 से लेकर के आज तक चाइना ने किसी के साथ नहीं किया है, न तो नॉर्थ कोरिया के साथ किया है और न तो वियतनाम के साथ किया है। लेकिन बेनेवोलेंस ट्रेड में कब होती है? कौन सा देश बेनेवोलेंट होता है ट्रेड में? No country is benevolent in trade. तो हम क्यों benevolence? We are not beggars. हम कोई भिखारी हैं? हम जा रहे हैं एक बड़े देश के साथ बात करने के लिए। उस बातचीत में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये सोचना है कि बड़ा देश नहीं है, उसी तरीके का देश है जैसा भारत है। अगर हम भारत मान लें कि हमसे बहुत बड़ा देश है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि चीन की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है और चीन विश्व में अपने एरिया में नंबर 2 पर है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जब साइनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 में हुआ था और उसके तहत जब 5180 स्क्वायर किलोमीटर हमारी टेरिटरी पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी, उस दिन से लेकर के चीन की नीयत हमारे खिलाफ बरगस्त है, खराब है और यह प्रोग्रेस करती जा रही है, क्योंकि चीन का एम है कि एशिया में इंडिया शुड हैव नो प्लेस ईदर इन ट्रेड और मिलिटरली। ये हमारी नहीं, दिस इज आवर आपके पास एक मिनट जी। मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि चीन की जो लीडरशिप की जो मानसिकता है, वो मानसिकता में कहीं ना कहीं पे भारत के लिए एक टॉलरेंस वाला सोच नहीं है, और ये एक सच्चाई है और इस चीज को हमें समझना चाहिए और हमें मानना चाहिए इस चीज को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेबर अगर है तो नेबर को आप उठा के फेंक सकते हैं। यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। उसकी मानसिकता जिस तरह के है, उस मानसिकता के हिसाब से ही आपको चीजें करनी होगी और उस हिसाब से आपको सक्षम बनाना होगा। सक्षम आप अपने आप को कैसे बना सकते हैं? केवल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन से सक्षमता नहीं बनती है। मिलिट्री लेवल को तो बढ़ाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ बॉर्डरिंग इलाके को डेवलप करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने आप को कैसे मजबूत बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी तरह का विवाद जब सुलझाने की जब बात आती है, रशिया और चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में मैं बताता हूं आपको। 200 साल पुरानी थी ये डिस्प्यूट रशिया और चीन के बीच में, और वो जाके बहुत अच्छी तरह से सुलझाया गया और निगोशिएशन हुआ, जिसपे कहीं ना कहीं पे चीन ने कई सारे टेरिटरीज रूस को दिए। रूस को देना पड़ा चीन को वो सब टेरिटरीज, क्योंकि रूस उस सक्षमता के साथ निगोशिएशन किया था। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन में थे, जो चीन का क्लेम था उन सब आइलैंड्स पे। उन सब आइलैंड्स को चीन ने रूस को सौंपा। यहां पे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत जिस एरिया पे लोकेटेड है, वो स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, पाकिस्तान के पोजीशनिंग के चलते पाकिस्तान ने हमेशा फायदा उठाया अमेरिका से, चीन से या फिर बाकी मुल्कों से। उस हिसाब से अगर देखा जाए, भारत जिस एरिया पे केंद्रित है, चाहे वो न्यू वर्ल्ड हो चाहे वो ओल्ड वर्ल्ड है, वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये स्ट्रेटेजिक एंगल, और इस चीज को एक सक्षम वे में लेके जाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ निगोसिएशन के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट आपका किस तरह से सुलझेगा? पहला यह है कि ट्रेड आप इतना बढ़ा दीजिएगा, इतना बेहतरीन बनाइए कि कहीं ना कहीं पे आप इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ये एक चीज हो सकता है। प्रॉब्लम है वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ बहुत गैप है। दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें हैं। आप कहते हैं व्यापार को आप अनुकूल बना ले, ठीक बना ले तो हो सकता है उससे समाधान नहीं होगा। लेकिन यहां तो व्यापार नहीं होगा। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पर फोकल पॉइंट नहीं होगा। वो फोकल पॉइंट आपकी तभी बनेगी जब आप मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली आप कितना सक्षम है।
आपके न्यूक्लियर आर्सेनल्स किस तरह के हैं, आपके बायलैटरल ट्रीटीज दूसरे मजबूत देशों के साथ किस तरह का है, अमेरिका का पोजीशनिंग क्या है आपके कूटनीतिक दृष्टिकोण से, रूस का पोजीशनिंग किस तरह से है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है। बॉर्डर के निगोसिएशन के लिए एक सक्षम वे में बात करने के लिए तिब्बत अगर वहां पे लाना पड़ता है, आपको लाना चाहिए वहां। जिंजियांग अगर लाना पड़ता है, आपको लाना चाहिए वहां पे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर लाना पड़ता है, आप लाइए वहां पे। अक्षय चीन को अगर लाना पड़ता है, आप लाइए वहां पे। आप बोलिए कि अरुणाचल पे किसी तरह के निगोसिएशन नहीं है। काराकोरम के जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने सौंपा था 1963 को, वो वापस कीजिएगा हमें। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो आपकी नीयत है, उस नीयत से हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उस पर किसी तरह की निगोसिएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है जो जबरन कब्जा किया हुआ है। अक्षय चीन आप वापस लौटाइए। ये बनती है स्ट्रेंथ निगोसिएशन की। आप जब इस तरह से निगोसिएशन करते हैं और मल्टीफेसेट वे में निगोसिएशन करते हैं, तब जाके दूसरा नेबर आपके सामने सारी की सारी नेगोशिएशंस तब हल होंगी जब चाइना को पता होगा कि ये हमारा मिलिटरीली सामना कर सकता है। Exactly. चाइना अभी अपने सस्ते में टाल रहा है भारत को। वो पूरी ट्रेड, पूरा मार्केट भी ऑक्यूपाई करेगा और सब कुछ करेगा। भारत को थोड़ा ट्रेड में खुश रखेगा, पर प्रेशर में डाल के रखेगा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको ये क्लैरिफाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आप स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर नहीं है। और अगर आप चीन के पास अगर 250 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आप 300 बना लेंगे तो वहां पे नहीं होगा। आवश्यक यह है कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है आपकी, जो आपका ब्लू वाटर डोमिनेशन है, आप इसको पक्का करें। दूसरा, जितना आपका लैंड बॉर्डर चाइना के साथ है, उस पर आपकी इस तरीके की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका एक डिवीजन विद इन 12 आवर्स मूव करके पोजीशन ले ले। क्योंकि जहां पर इनकर्जन होता है वहां पर आपकी 3 बटालियन मूव करने के लिए आपको 48 घंटे लगते हैं, जबकि चीन की आर्मी का मोबिलाइजेशन जितनी रोड्स हैं सब बॉर्डर से लगी हुई हैं, तुरंत होता है। मैं डेवलप हो रही हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि चीन मेरे ख्याल से न्यूक्लियर डिटरेंस को इसने एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया है और यह यूजेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ईश्वर न करे कि यूजेबल हो, लेकिन जो यूजेबल है वो आपका ऑन द बॉर्डर दोनों साइड की जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, जो उनकी गन्स हैं, उनका जो कन्फ्रंटेशन है वो है। आपको उस पर तवज्जो देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ ये मान के चलिए कि अगले शायद 5 साल में या 1 दशक में आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ट्रेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट ये 2 चीजें मैटर करती हैं, इसमें चीन काफी लीड ले चुका है। उसको एब्रेस्ट आना शायद आपके लिए मुश्किल हो। जी, आपको हम जयशंकर जो भारत जो आप कह रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर साहब ने क्या कहा है, मैं आपके पास लौटता हूं। जयशंकर साहब ने क्या कहा है चीन में, जो बातचीत के बाद वो दिखाते हैं आपको। Various aspects of bilateral, regional, global issues were discussed. It was very substantive, and I would say the atmosphere was very comfortable. So in a sense it was building on the chemistry between the two of them, which started last September. Now I'll give you a quick readout of the issues which came up, and then we'll discuss it tomorrow. On the political side, there was a lot of discussion on strengthening trust and increasing convergence. Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border rivers was discussed. On the economic side, the trade deficit and the investment climate. These were 2 issues which came up. There was some discussion on the challenges of reforms. And President Xi spoke of the miracle of Gujarat under Prime Minister, and now the fact that he was trying to now do it at a national level. There was some time spent on discussing connectivity issues. And finding ways of India and China working together. Then terrorism naturally came up because of today's incident in Kabul. There's a reference to that and to the attack in Karachi. And the need to strengthen counter-terrorism cooperation between India and China. There was also the issue of CCIT, the Comprehensive Convention on International Terrorism, that was
mentioned on our side. Then there was some talk of Nepal, what India and China had, how India and China had responded to the earthquake situation in Nepal, and also to Maldives when they had that problem with water. In terms of international issues, UN Security Council reform came up, and India's NSG membership came up. जी कि ये जो इंडिया की जो पोजीशन है, बे ऑफ बंगाल एक साइड में, अरेबियन सी और इंडियन ओशन एक साइड में, इसका इंडिया को पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। जितनी लिटोरल कंट्रीज हैं जहां पे चाइना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमको स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा है, उन कंट्रीज के साथ हमको अपने रिलेशनशिप इंक्रीज करने पड़ेंगे। हमारे उन कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स बिल्कुल लो है एज फार एज चाइना इज कंसर्न। यहां तक कि पाकिस्तान ने जो गदार पोर्ट चाइना को दिया है, गदार पोर्ट कारकोरम हाईवे को कनेक्ट करता हुआ जो ऑयल आता है पर्शियन गल्फ से 72 घंटे में चाइना की मेन लैंड पर पहुंच जाता है, जो पहले 2.5 महीने लेता था। अब ये देखिए चाइना को इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो मिल रहा है और इंडिया देखता जा रहा है। इंडिया को किसी तरीके से इंडियन ओशन रीजन एंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल रीजन में अपनी जो प्रेजेंस है इंक्रीज करनी पड़ेगी और पॉजिटिव थ्रेट डालना पड़ेगा चाइनीज इंक्रीज को, हमारी सबमरीन फोर्स को, हमारे सी एविएशन एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इत्यादि। ये सारे के सारे इंडिजीनियस प्रोग्राम्स के साथ डेवलप जितनी जल्दी नहीं होंगे, हम चाइना का मुंह देखते रहेंगे, हम उनके लड़ने नहीं होंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है जो अभी स्टेटमेंट हमने सुना। हालांकि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इंडिया में फॉरेन डिपार्टमेंट खुला था, यह 1783 में फोर्ट विलियम में वारेन हेस्टिंग्स ने खोला था, तो आज यह 232 साल पुराना है। तो हम अच्छे स्टेटमेंट कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में भी और मेरे ख्याल से कहने में भी। लेकिन हमको यह सोचना पड़ेगा कि मोदी साहब के निकलने के पहले या निकलने के टाइम पर या उनके वहां रहते हुए भी उनका कोई मीडिया का स्टेटमेंट यह भी आ सकता है कि इसके बाद मोदी जी प्रॉमिस करें कि वो अरुणाचल नहीं जाएंगे या इसके बाद अरुणाचल से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये बड़ा डिसेप्टिव है एक चाइना की पॉलिसी, इतनी डिसेप्टिव है कि आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि अगला स्टेटमेंट चाइना क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा। जब उनके प्रेसिडेंट यहां पर झूला झूल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त इनकर्जन होता है और उनके टाइम तक होता है जब तक वो इस धरती पर आते हैं। तो मुझे श्योर नहीं है आज के दिन में कि किस तरीके से ये ऊंट किस करवट जाएगा। एक खबर भी है चीन की सरकारी, एक खबर आपको बता दें कि जो चीन के सरकारी टीवी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जो सरकारी टीवी चैनल है उसमें भारतीय नक्शे से कश्मीर और अरुणाचल को गायब दिखाया है जब प्रधानमंत्री वहां है तब भी। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी लेकिन जो चीनी मीडिया में जो कुछ प्रधानमंत्री को लेकर हमले हो रहे हैं, जो कुछ उनको सलाह दी जा रही है, ये अपने आप में पर्याप्त है कि चीन की सोच किस तरह की है। चीन, क्योंकि ये सरकारी मीडिया है। एक चीज हम बोल रहे हैं कि चाइना ने जो तिब्बत एरिया में अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, इसलिए बनाई है कि डेवलपमेंट किया है। हम लोग अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं करते आसाम टू कश्मीर? कौन हमें रोकता है? चलिए, एंड चाइना विल हेल्प यू डेवलप। वेरी गुड पॉइंट। मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं तिब्बत गया था। आई वॉज ऑन माई वे टू माउंट कैलाश एंड मानसरोवर 1995 में। वहां पर जो ताकलाकोट जगह है जहां पर कि हम बॉर्डर लिपू लेक क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां पर मैं था। वहां पर तकरीबन मैं 36 घंटे था। जब मैं वहां पर जाने लगा राइट राउंड, तो मैंने यह देखा कि वहां पर 2 मॉनेस्ट्री थी। एक मॉनेस्ट्री में एक आदमी था बुढ़ा और एक मॉनेस्ट्री में 2 आदमी बुढ़े थे। बाकी मैंने देखा कि तमाम जो होटल था, जो अली ट्रेवल होटल था जिसमें मैं रुका हुआ था, मैं तिब्बत के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। अली ट्रेवल होटल में जहां पर मैं रुका हुआ था, उसमें 2 साइड पर 2 वहां पर दुकानें थी और वो जो दुकानें थी, एक में ब्रॉथल था और एक में गिफ्ट आइटम थे। गिफ्ट आइटम में पूरे आइटम चाइना से, माओ त्से तुंग से, उनसे रिलेटेड थे और उसमें डैगर थे, वॉचेस थी। और जो ब्रॉथल था उसमें चाइनीज गर्ल थी और उस ब्रॉथल को प्रोटेक्शन, प्रमोशन और उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग ये लोग चाइनीज आर्मी कर रही थी जो कि वहां से दूर रहती है। टोटल कल्चरल असॉल्ट था।
तो मैं ये सोचता हूं, और वहां पर डेमोग्राफिक बैलेंस तिब्बत में ये हो गया है कि वहां टिबेटन कम है और चाइनीज ज्यादा है। हमारे पास समय कम है। मानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूटिंग एवरीथिंग दैट यू से। तिब्बत में अगर हुआ है तो सीधा सीधा एथनिक क्लेंजिंग हुआ है। तिब्बत में एथनिक क्लेंजिंग हुआ है, जिंजियांग में एथनिक क्लेंजिंग हुआ है। एथनिक क्लेंजिंग जो डेवलपमेंट कर रहा है चाइना तिब्बत के अंदर, ये मैंने आंख से देखा हुआ है। अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, हम अपने इंटरेस्ट में क्यों नहीं करते? नहीं, चलिए हमारे पास यही बहुत कम समय हमारे पास। बख्शी साहब हित में किया है, तो हम अपने हित में क्यों नहीं करते? अभी 2 दिन और है, हम उस पर देखेंगे, चर्चा भी करेंगे, बुलाएंगे भी। और लेकिन आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते बहुत कम समय में, बिल्कुल एक मिनट में हम चाहेंगे कि कुल मिलाकर के आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस यात्रा से, और आपको क्या लगता है कि उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम हो रहा है, या जो होते रहा है एक ये व्यवहारिकता है कि भारत और चीन के संबंध बेहतर होने चाहिए, उसके लिए प्रयास होते रहने चाहिए। भारत की तरफ से वो प्रयास जारी है, भारत की तरफ से वो उस पर काम जारी है। बख्शी साहब, भारत को अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, जितना ट्रेड का फायदा हो फायदा लेना चाहिए, और जितनी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के साथ चाइना के साथ में इंटरनेशनल प्रेशर डाल के ज्यादा समय लेना है, ताकि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अगले 7-8 साल में कंप्लीट हो सके। ये हमारी चपड़े साहब जी, एक्सपेक्टेशंस आपके क्या हैं और क्या वो? मेरी एक्सपेक्टेशन तो सिंपल है कि बातचीत हर वक्त वॉरफेयर से बेहतर है, लोगों को फायदा देती है। हमारा अनुभव जो इराक में जिस तरह अमेरिका गया है, प्रधानमंत्री की यात्रा से जो आपके एक्सपेक्टेशन? प्रधानमंत्री की यात्रा 3 दिन की है, इसमें 2-3 चीजें मैं देख रहा हूं। एक, मैं देख रहा हूं कि ये सिल्क रूट डेवलपमेंट जो है, हमारे बॉर्डर एरियाज को जो फायदा होगा देखते हैं, उसमें से कुछ होता है। दूसरा है मेक इन इंडिया, मोदी ने प्रपोज किया मेक इन इंडिया। मैं कहता हूं चलो मेक इन इंडिया करो, लोगों को नौकरियां तो मिलेंगी जी। तीसरी चीज है कि हम जहां पर सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आईटी में, कुछ हार्डवेयर का भी हम टेक्नोलॉजी लें और हार्डवेयर अपना भी प्रोड्यूस करें। ये हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ जहां पर हमारी संस्कृति का मामला है, योगा इज वेरी पॉपुलर अभी भी चाइना में, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कल्प्टर्स इन चाइना इज अ बॉय फ्रॉम दिल्ली, भारत सिंह, जिसके बड़े बड़े स्कल्प्चर्स बीजिंग वगैरह में हैं। उसका रेगुलर स्टूडियो चल रहा है, उसका और उसकी बहन का। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कल्प्चर्स। तो जनता में हमारी जो सॉफ्ट एंट्री है, दैट इज वेरी सक्सेसफुल। ठीक, तो मेरा ये कहना है, इसके साथ साथ हमें सोचना चाहिए कि दोनों का डेवलपमेंट मंत्र है, और ये जो मोदी को उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की है, दे आर ट्राइंग टू शो यू कि भी कॉमन ग्राउंड कौन सा है। चल 3 दिन में आप कॉमन ग्राउंड को मैक्सिमाइज करें, उसके बाद 3 ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या उस तरफ हम हैं, और क्या लगता है 2 दिनों में और किन चीजों पे आपको लगता है कुछ सार्थक बातचीत होने की संभावना आपको लगता है? मुझे लगता है कि मोदी जी का प्रयास जो चीन के साथ एक अच्छे संबंध का है, बहुत अच्छा है। और मुझे यह भी यकीन है कि मोदी जी बातचीत का बिल्कुल रास्ता और दरवाजा ओपन रखेंगे, लेकिन वो ये नहीं भूलेंगे कि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक जो माओ त्से तुंग का प्रिंसिपल है, पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, वो अब भी चीन उसमें विश्वास करता है। तो शायद वो अपने को सामरिक तरीके से भी तैयार रखना चाहेंगे। चलिए डॉक्टर दत्ता, मैं समझता हूं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारे देश के लिए और बढ़ाना और मॉडर्नाइज करना बहुत आवश्यक है, खासकर इस वक्त इस यात्रा पे में इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में 2-3 महत्वपूर्ण चीज है जो मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट होगा। एक तो है कि हमारे जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करना बहुत आवश्यक है, बॉर्डरिंग इलाका को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक इक्वेशन अगर ध्यान में रखें और उस चीज को अगर देखें, भारत ने जो मौसम की जो बात की है, मौसम रूट की जो बात की है, जो पूरा इंडियन ओशन ड्रीम कंट्रीज को कनेक्टिविटी की जो बात होती है, उसको और मजबूत बनाना और उसके साथ इकोनॉमिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एंगल बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे चीन के अंदर खलबली कहीं ना कहीं पे है इस पूरी चीज को लेके, और चीन लगातार कह रहा है कि सिल्क रूट को मौसम के साथ हम लोग क्यों ना जोड़ के इकट्ठा मिलकर काम करें। तो ये एक चीज है जिसपे हमें मतलब कि एक अपर एज मिल सकती है चीन को घेरने की और चीन
चीन को भी निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए। इसके साथ साथ सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिप्लोमेटिक यात्रा पे। नरेंद्र मोदी जी का मंगोलिया का दौरा चीन के बाद और उसके बाद साउथ कोरिया का स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिज्म पहुंचाता है। मंगोलिया का चाइना के साथ मधुर संबंध नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट है उनका इनर मंगोलिया को लेके, और उसके साथ साथ साउथ कोरिया के साथ भी चीन का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीजें वहां पे जाना वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है चीजें। चलिए, मैं समझता हूं कि भारत को इस तरह से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए जहां पे जापान का भी इन्वॉल्वमेंट हो, यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट हो और चीन को उस परिपक्ष में भारत के साथ फिलहाल निगोशिएट प्रोफेसर दत्ता साहब, आपका सुनील चोपड़ा जी, आपका प्रफुल्ल बख्शी साहब, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, आप सबका और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।